तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला 15.5। अब सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब द फॉर्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी नंबर होंगे वो 1 2 3 4 में होंगे, फ्रैक्शंस में नहीं होंगे, ऑफ एटम्स। और ये जो तादाद होगी ये एटम्स की होगी, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में मौजूद। समझा देते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास एक कंपाउंड है C6H6, ये एक कंपाउंड है। इसके अंदर जो एटम्स हैं वो दो हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। अब अगर हम उनकी सिंपलेस्ट रेशो निकाल लें तो वो कुछ यूं निकलेगी। देखो मिसाल के तौर पर आपके पास कार्बन कितने हैं 6 और हाइड्रोजन कितने हैं 6। अगर हम इसको सिंपल करें तो 6 1 6 हो जाएगा, यानी 6 1 6 1 1 रेशो। और 1 1 का मतलब है एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। तो ये जो आपके पास है दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास C6H12O6 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ग्लूकोज का। तो इसको भी अगर हम 6 12 और 6 सिंप्लीफाई करें, जो ऑलरेडी भी आप कर चुके हो अपने 9th क्लास में, तो ये आएगा 6 को करो 6 1 6 6 2 12 6 1 6, यानी आपने वहां तक इसको डिवाइड करना है जहां तक ये मैक्सिमम हो जाए। सिंपल, लेकिन पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। तो इसमें एक क्या हुआ कार्बन और दो क्या हुए हाइड्रोजन और एक क्या हुआ ऑक्सीजन। तो CH2O इज एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो आपके पास बेटा है ये एक एग्जाम्पल है और एक एग्जाम्पल आपके पास बेंजीन की है। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया कि हम एक ऐसा फॉर्मूला लिख रहे हैं जिसमें कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की सिंपलेस्ट रेशो अगर होगी तो वो होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। द फॉर्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of atoms present in a compound is called empirical formula. For example, EF for empirical formula. For example, empirical formula of benzene is C6 and empirical formula of glucose is CH2O. तो इस तरीके से आप दो एग्जांपल भी दे सकते हो। ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसके बाद छोटा सा एक क्वेश्चन और है, why ionic compounds are represented by their empirical formula। कहता है देखो ज्यादातर जो आयन यानी आयनिक कंपाउंड से मुराद है ऐसे कंपाउंड जो आयन से मिलकर बनते हैं, जैसे कि सिंपली आपको पता है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड वगैरह वगैरह। तो इस तरह के जो कंपाउंड है ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट को मिलाकर ग्रुप 7 के साथ जब कंपाउंड बनाते हैं तो आमतौर पर ये वही बनते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो कहता है आयनिक कंपाउंड के होते ही एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मतलब आप उनके फॉर्मूला को एम्पेरिकल कहो मोलेकुलर कहो, लेकिन वो होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ही है। तो ऐसा, तो यही बात कहता है शोज, ऐसा क्यों है कि उनका एम्पेरिकल फार्मूला क्यों है शोज सिंपलेस्ट रेशियो, क्योंकि वहां ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो होती है, आपको करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। और अगर मैं इसी तरीके से एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड की दूं तो देखो मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है MgCl2, लेकिन अगर इसकी रेशो निकालोगे 1:2 ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक कंपाउंड्स की ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशो होती है, दैट्स व्हाई दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, इसके बाद आप आगे चलो। इज एक और क्वेश्चन आ रहा है, इज इट पॉसिबल दैट सम कंपाउंड्स मे हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या ऐसा पॉसिबल है कि डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला हो? तो इसका सिंपली आंसर है यस, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर कोई पूछे एक और फॉर्मूला भी होता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो सारे कंपाउंड का चेंज होता है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आपको 9th क्लास में भी ये पढ़ा हुआ है आपने, ये कौन सा फार्मूला है, अगर ये एम्पेरिकल फार्मूला है तो ये कौन सा फार्मूला है, तो आप कहेंगे दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये कौन सा फार्मूला है, इट इज आल्सो अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो मॉलिक्यूलर formulas are different for all the compounds, but it is possible that empirical formula may be same for 2 or 3 different compounds as well. For example, हम एग्जांपल लेते हैं। पहले तो आप ऐसे देना है yes, it is possible that some compounds may have same empirical formula. For example, glucose and acetic acid have the same empirical formula. This is CH2O. आपने इसको सिंपल करके देखना है इस फॉर्मूला को भी। इसमें 2 कार्बन है, इसमें 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। देन जब आप इसको सिंपल करोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब इन टॉपिक्स में जो रिलेटेड एग्जांपल्स आ रही हैं
वो एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ ताकि आपके एग्जाम्पल कोई रह ना जाए, और सारा कुछ फिर कहता हूँ लिखोगे तो ही आएगा समझ, जहाँ मैं दूंगा आपको। ये मेरा कमाल है कि मैंने आपको समझाना है, आपको समझ आ जाएगा, लेकिन आपने याद कैसे रखना है वो तभी होगा जब आप उसको बार बार रीड करोगे, राइट करोगे, जो लिखने वाली चीज़ें हैं और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करोगे, तभी जाके आपको मजा आने वाला है। अब आप आ जाए एम्पेरिकल फार्मूला वाले क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन समझे हैं वो आपके पास यही है जो मैंने पहले आपको समझा दिया है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 15.11। अब 15.11 में क्या खास रहेगा, वो लिखता है, पहले समझ लो उसको, द परसेंटेज कंपोजिशन। अब उसने परसेंटेज कंपोजिशन बता दी है, और वो ये है कि आपके पास एक कंपाउंड है, उसमें मैग्नीशियम इतना है 25.26% और 74.74% क्लोरीन है यहाँ पर, यानी ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसको ऐसे कह लो, यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड है। अब फाइंड आउट द एम्पेरिकल फार्मूला। भाई इसका एम्पेरिकल फार्मूला बताओ। वैसे तो आपको फार्मूला नजर आ ही रहा है, फार्मूला जो आपको नजर आ रहा है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो मैग्नीशियम होगा वो एक होगा और क्लोरीन दो होंगे। लेकिन अब हमने साबित भी करना है कि हम ऐसे ही कह देते हैं या वाकई में ऐसा होता है, मतलब ये एक वैल्यू बनती है या हम खुद अपनी मर्जी से क्लोरीन दो लगा लें, तीन लगा लें। तो अब देखें, पहले हम फार्मूला निकालेंगे इसका, यानी फार्मूला बनाएंगे। अब फार्मूला बनाने का तरीका ये है, चेंज द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट टू ग्राम्स। जैसे अभी मैं ऊपर समझा कर आया हूँ आपको, क्या समझाया था मैंने अभी आपको, मैंने ये कहा था कि जो परसेंटेज है उसको ग्राम में भी ले सकते हो, लेकिन ये सोच के लेना पड़ेगा कि जो टोटल मैस है किसी कंपाउंड का वो 100 है। तो हम ये कह सकेंगे कि भाई 28 ग्राम जो है वो हल हुआ हुआ है 100 ग्राम ऑफ टोटल कंपाउंड में। तो अब तक आपने ये सीखा कि परसेंटेज को ग्राम में भी ले सकते हैं और ग्राम को परसेंटेज में भी ले सकते हैं। अब यही चीज आगे देखो, तो उसने हमें क्या किया, मैग्नीशियम की परसेंटेज दे दी, हमने उसको ग्राम तस्वर कर लिया, यानी सेम वैल्यू, कुछ फॉर्मूला नहीं लगाया, बस इतना करना है कि परसेंटेज को ग्राम तस्वर कर लेना है। इस तरह लोरी हमारे पास इधर भी ग्राम आ गया, क्लोरीन का ग्राम, और यहाँ हमारे पास बेटा क्या हुआ, मैग्नीशियम का ग्राम आ गया, यानी दोनों का मैस आ गया। अब मोल्स निकालने हैं आपने, ठीक है, मोल किसके निकालने हैं, ईच एलिमेंट। अब जाहिर सी बात है, यहाँ लाइन लगा लो अगर आपको परेशानी हो रही है, तो ये एक लाइन लग गई। इसके एक तरफ जो है ना मैग्नीशियम का तस्वर है और दूसरी तरफ क्लोरीन के बारे में जिक्र आ रहा है, ठीक है। अब आपने पहले नंबर पे मैग्नीशियम का मोल निकाला है, तो मैग्नीशियम के मोल इज इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर क्या आएगा बेटा, मैस, नीचे क्या आएगा, मोलर मैस आएगा। अब फार्मूला लगा लो, भाई मैस कितना है 25.26, कहाँ से हासिल हुआ, यहाँ से। मोलर मैस क्या है ये आपको याद करना पड़ेगा, मैग्नीशियम का मोलर मैस 24 ग्राम पर मोल होता है। तो बस आपने यहाँ पे 24 लगाया और आंसर निकाला 1.05। बेटा मैं कई दफा बोल चुका हूँ कि जो आने वाले मैसेज हैं ये आप याद कर लें, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रोजन का 1 याद कर लो, कार्बन का जो है वो 12 याद कर लो, नाइट्रोजन का 14 याद कर लो, और सल्फर का 32 याद कर लो, मैग्नीशियम का 24 याद कर लो, सोडियम हुआ यानी Na तो 23 याद कर लो। तो जो जो आ रहे हैं वो कर लो। क्लोरीन है तो क्लोरीन का 35.5 ग्राम पर मोल होता है। तो जो जो मोल यहाँ जहाँ मैंने जो भी आपको मोलर मैसेज बताए जा रहे हैं, जो नए नए आ रहे हैं, आपको याद नहीं है अगर, तो उन्हें याद करते जाओ। अच्छा भाई, यही चीज आपने क्लोरीन के लिए करनी है और क्लोरीन का भी आपको मालूम हो जाएंगे मोल्स। फिर उसके बाद एटॉमिक रेशो निकालिए। एटॉमिक रेशो क्या कहती है, एटॉमिक रेशो निकालने का तरीका ये है कि जो आपने मोल निकाले हैं, जैसे कि ये निकाला है 1.05 और ये निकाला है 2.10, तो इन दोनों में से छोटा कौन है, 1.05, तो आपने दोनों तरफ 1.05 को डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आ रहा है तकरीबन 1, और यहाँ पे आ रहा है, और अगर थोड़ा बहुत फर्क हो ना 0.99 ऐसे जवाब आ जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, राउंड ऑफ करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है। तो तरीका ये है कि आप लिखो मैग्नीशियम और साथ लिखो क्लोरीन, और इनको बना दो सबस्क्रिप्ट, किन को, 1 को, 1 इधर और क्लोरीन के नीचे 2। जो 1 होता है वो कभी भी लिखा नहीं जाता। इस तरीके से जो फाइनल फार्मूला बना वो एक मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला ऐसे MgCl2 की शक्ल में बनेगा। लो भाई, इस तरह से आपने निकालना सीखा। क्या चीज निकाली आपने, आपने निकाला एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला है MgCl2।
अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 9। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ एम्पिरिकल फॉर्मूला कैन बी कैलकुलेटेड। आप एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे मालूम करना है। इसमें कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं, यहाँ मैंने थोड़े से ऐसे लिख दिए हैं कि आपको याद रह जाए, लेकिन आपने बुक से पूरी स्टेटमेंट इसकी करनी है। देखो कैसे, डिटरमिन परसेंटेज कंपोजिशन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, डिटरमिन एटॉमिक रेशियो, मल्टीप्लाई विद सूटेबल डिजिट, यूज होल नंबर रेशियो एज सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट कहते हैं नीचे लिखने को, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास कार्बन है, उसके नीचे 6 लिखना है आपने, तो 6 सबस्क्रिप्ट कहलाएगा। तो लिखता है ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड, यानी एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास कंपाउंड है C6H12O6, ये तो पूरा कंपाउंड है। इस कंपाउंड में 6 सबस्क्रिप्ट है, ठीक है, जो ऊपर लिखे जाते हैं पावर की शक्ल में, से सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। अच्छा भी, अब आपने ये समझ लिया ये क्या है। मैंने इस क्वेश्चन को दो तरह से लिया है, और आपकी बुक पे ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करोगे तो आपने शॉर्ट शॉर्ट सी स्टेटमेंट लिखनी है, ये मैं आपको समझा देता हूं कैसे। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने इसको पूरा पूरा लिखना है, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। इजी लॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा। देखो मिसाल के तौर पर अब आओ पेज नंबर 22 पर एम्पेरिकल फार्मूला वाले टॉपिक में आ जाओ, ठीक है। और हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 9। अब जो 9 क्वेश्चन है, इसमें देखो ये मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन बना दिया है, हाउ एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो आपने लिखना है कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड, फॉलोइंग आर द स्टेप्स, या फॉलोइंग स्टेप्स आर शोन बिलो। अब आपने यहाँ लिखना है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ये आपने सारा लिखना है। अगर ये सारा लिख दोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, वरना इसको सिंपल करके लिखो, जैसे मैंने ये आपके सामने अंडरलाइन कर दिया है। जितना अंडरलाइन कर दिया है वो अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपने बस उतना लिख देना है। और इस तरह से जो नंबर 4 है ना, उस 4 को आप थोड़ा सा बदल देना है जब शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे होंगे। तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे इफ एटॉमिक रेशियो इज नॉट सिंपल मल्टीप्लाई विद सूटेबल डिजिट। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा कि सूटेबल डिजिट कैसा होता है, या कोई एग्जांपल दे दूंगा ताकि न्यूमेरिकल बताते हुए ताकि आपको समझ में आ जाए। असल में जो ये सारा कुछ है बेटा, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स हैं। यानी अगर आपको ये स्टेप याद होंगे तो बड़े बड़े न्यूमेरिकल जो आपको किताबें बड़े देख रहे होंगे वो आसान हो जाएंगे, क्योंकि आपको तरतीब समझ में आ गई है, इसलिए ऐसा होगा। अब इसके बाद दोबारा आगे चलो। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 15.12 एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में क्या है पहले समझो, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बारी आई है, पहले थी आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड का तो होता ही एम्पेरिकल फार्मूला है, यानी उसका मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो दोनों फार्मूले हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर या मोलेकुलर फार्मूला कह लो, और आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला, इन दोनों में चेंज आ सकता है। अच्छा जी, अब वो कहता है कि परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन की ये रही, तो भी कार्बन की दे दी उसने, हाइड्रोजन की ये रही, और साथ 21.58 ऑक्सीजन की दे दी। यानी उस कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं। फाइंड आउट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। भाई अब उसने क्या किया, उसने कहा कि आपको कंपोजिशन देकर एम्पेरिकल फार्मूला निकालो, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ना एक लाइन लगा लो, अपने जहन में लगा लो, ठीक है। अगर आपके पास पेज कम हो और आज आप लिख रहे हो तो आपको परेशानी हो, तो आपने एक काम करना है, आपने ये हेडिंग डालनी है और ये लिख देना है कार्बन के लिए, ठीक है। फिर हेडिंग डालनी है, नीचे आते जाओ और ये लिख देना है। फिर हेडिंग डालनी है ऑक्सीजन के लिए और ये लिख देना है। इस तरीके से आप तरतीब में बुक की तरतीब से भी कर सकते हो। मतलब बात यह है कि आपके पास पेज ऐसे होता है, तो आप ऐसे ऐसे करके पहले कार्बन, ठीक है, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर इस तरह दोबारा से आएगा कार्बन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर कार्बन आएगा। ये कैसे कैसे आएंगे अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमारा मकसद क्या है, पहले हमारा ये है कि चेंज द परसेंटेज इन ग्राम्स। भाई जो जो उसने परसेंट दिए ना, बस परसेंट का वर्ड हटा दो और ग्राम का लगा दो, यहाँ पे भी ऐसे और यहाँ पर भी ऐसे। अब आगे चलो, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपने। भाई मैथ तो निकल आया, आप फार्मूला लगाओ, ऊपर लिखो मैथ, नीचे लिखो मोलर मैथ। कार्बन का मोलर मैथ अभी मैंने बताया 12 होता है, हाइड्रोजन का मोलर मैथ 1 होता है, और ऑक्सीजन का मोलर मैथ 16 होता है, ठीक है। ये एहतियात से लगाना, यहाँ पर हाइड्रोजन का हमने 2 लगाया था पीछे। कभी आप सोचो सर, कभी आप 2 लगा रहे हैं, कभी आप 1 लगा रहे हैं। ये देखें, यहाँ हाइड्रोजन के बारे में 2 हमने लगाया था, क्यों? क्योंकि उस फार्मूले में हाइड्रोजन था ही 2, ठीक है।
तो ये आपने पूरा लगाना होता है, जबकि इस फार्मूले में सिर्फ उसका मोलर मास लगाना है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का मोलर मास आपको 1 ही लगाना है। अच्छा डी, और ऑक्सीजन का 16। अब ये चीज आपने, यानी ये आपको बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, पर ये एक ही चीज बार बार दोहरा रहे हैं, कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इसको बार बार कर लो ताकि समझ में आए। बस याद रखना, पहले स्टेप में हमने परसेंटेज को चेंज किया ग्राम्स के अंदर, दूसरे में हमने मोल निकाले, और तीसरे के अंदर हम एटॉमिक रेशो निकाल रहे हैं। अब एटॉमिक रेशो कैसे निकालते हैं मैंने समझा दिया है। सबसे छोटे मोल कौन से हैं? 5.4, 15.62, 1.35 में से, तो जाहिर सी बात है 1.35, तो सबको 1.35 से डिवाइड कर दो और जो आंसर आ जाएगा वो लिख दो। 1 यहाँ से काट के देखो तो 10, यहाँ से करो तो 4, तो ये आपके पास 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 10 और कार्बन 4 है। लो भाई फॉर्मूला लिखो, कार्बन, अब हमने ये सारी की सारी वैल्यू एज अ सबस्क्रिप्ट लिख देनी है, तो कार्बन 4, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन 1 को लिखते नहीं है, या सेम सेम आ जाए समटाइम तो नहीं लिखते हैं। अब देखो भाई फार्मूला क्या बन गया, C6H10O। ये आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने का तरीका आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए सम अप करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये समझो कि पहले पॉइंट में क्या हुआ, पहले पॉइंट में हमने परसेंटेज कंपोजिशन मालूम की। भाई परसेंटेज आएगी तो फिर हम उसके मैथ्स निकालेंगे ना, तो ये पहली परसेंटेज। अब ऊपर चलो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इन पॉइंट्स को, जैसे इसके बाद फिर हम अपने बोर्ड पर भी पढ़ लेंगे इस चीज़ को कि भाई आपने कैसे लिखना है। देखें भाई, एम्पेरिकल फार्मूला कैसे मालूम करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए बेटा जी, सबसे पहले आपके पास परसेंटेज होनी चाहिए। हाँ परसेंटेज थी, फिर उसके बाद हमने क्या मालूम किया, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल, फिर हमने मोल निकाले और फिर हमने रेशो निकाली। तो यही बात आपको समझाई है कि पहले नंबर पर आपने क्या निकाला, परसेंटेज, फिर आपने क्या निकाला इस वाले सेक्शन के अंदर मैथ्स, या कह लो कि परसेंटेज को मैथ्स में चेंज किया, और इस वाले पॉइंट में हमने मोल निकाले, और थर्ड पॉइंट के अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो मोलर रेशो है या एटॉमिक रेशो है, इसको हम मोलर रेशो भी बोल सकते हैं और इसको हम एटॉमिक रेशो भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मोल की रेशो भी है। तो हमने फिलहाल एटॉमिक रेशो का लफ्ज लिखा तो एटॉमिक रेशो मालूम कर ली, और जो जवाब आ गया 4, 10, 1, उसको लास्ट पॉइंट के अंदर एज अ एम्पेरिकल फार्मूला बना लिया जी। ये आपके पास पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 है। परसेंटेज कंपोजिशन, फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल, फिर उसके बाद एटॉमिक रेशो निकाली। एटॉमिक रेशो निकालने के बाद हमने डेटा जो हासिल किया वो डेटा यानी एटॉमिक रेशो लिखी, और सबसे कम जो रेशो थी बेटा उसे सबको डिवाइड किया, जिसकी मदद से हमारे पास क्या हो गया, फार्मूला बन गया। अगर सपोज कीजिए जब हमारे पास एटॉमिक रेशो निकले और वहां पर कुछ ऐसा मसला हो जाए, देखो मैं समझाता हूँ आपको। सपोज कीजिए वहां पे कार्बन निकलती है 1 और हाइड्रोजन निकलता है 1.33 और ऑक्सीजन निकलता है फॉर एग्जांपल 2। अब क्या मतलब है, अब तो ये दरमियान वाली वैल्यू जो आपके पास है ये तो होल नंबर में नहीं है, तो हम इसको सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज कीजिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 बन जा 3, 2 से मल्टीप्लाई करने पे काम नहीं हो जाएगा। 3 से क्या होगा, ये बन जाएगा 3.99, यानी कि 4 तकरीबन, और यहाँ 3 2 जा 6। तो इस तरह से हम फॉर्मूला बना लेंगे, यानी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई कर कर सी। अब क्या हो गया, सी हो गया जी 3 टाइम्स, और हाइड्रोजन हो गया 4 टाइम्स, और ऑक्सीजन हो गया 6। तो इस तरीके से आपने सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई किया। ये सूटेबल डिजिट कहाँ लिखा है, ये सूटेबल डिजिट यहाँ लिखा है। इफ एटॉमिक रेशियो ऑब्टेन्ड इज सिंपल होल नंबर, तो काम तो हो गया ठीक। इट गिव्स द एम्पेरिकल फार्मूला, तो ये एम्पेरिकल फार्मूला देगी। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो मल्टीप्लाई विद अ सूटेबल डिजिट, तो फिर आप एक सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करें ताकि आपको होल नंबर दस्तयाब हो जाए। तो देखो हमारे पास ये जो हिस्सा था ये क्या था, फ्रैक्शन में था, और हमने फिर अब बिल आखिर इसको मल्टीप्लाई करके सूटेबल डिजिट में चेंज कर लिया, और फिर इसको लिखता है यूज दिस होल नंबर रेशियो एज सबस्क्रिप्ट। अब जो आपने 3, 4 और 6 निकाला, इसको यहाँ पर सबस्क्रिप्ट की शक्ल में लिख दो और आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला तैयार हो जाएगा।